Hello and welcome to SPM IS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking up topic number 421 to 440. Topic number 421 is about किसान दिवस. तो हर साल किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को एंड इट इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह हु वाज 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो आपको याद रखना है, पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी इंदिरा गांधी और फिर चौथे मोरारजी देसाई और पाँचवें नंबर पे हैं चौधरी चरण सिंह. तो 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इनको फार्मर्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम. दो इम्पॉर्टेंट बिल चौधरी चरण सिंह ने पास करवाए थे. लैंड यूटिलाइजेशन बिल 1939 दैट हेल्प्ड इन ट्रांसफ़र ऑफ प्रोप्राइटी इंटरेस्ट टू द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द लैंड and debt redemption bill of 1939 that helped in relief to the peasantry from the money lenders. इन दोनों बिल के कारण इनको फार्मर्स का लीडर माना जाता था और इसीलिए इनके ही बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस मनाया जाता है. चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 422 राइनो मैन ऑफ आसाम. तो जूलियन बोरुआ को राइनो मैन ऑफ आसाम कहा जाता है क्योंकि इन्होंने असम के अंदर राइनोस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया. तो उस अवेयरनेस कैंपेन में ही डिड अ सोलो मोटरसाइकिल राइड फॉर अबाउट 28,000 किलोमीटर इन 231 डेज़. और इसमें इन्होंने लगभग 32 जगहों पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को मिला करके 32 ऐसे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ में ट्रैवल किया 231 दिनों तक इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर राइनो प्रोटेक्शन इन आसाम. इसीलिए इनको नाम दिया गया है राइनो मैन ऑफ आसाम, जूलियन बोरुआ. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 423 सती साधनी अवार्ड ऑफ 2020. तो मिनोती बोर ठाकुर रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम कॉटन कॉलेज, फिलॉसफी पढ़ाती थी वहाँ पे. इनको मिला है सती साधनी अवार्ड ऑफ 2020 एंड सी हैज़ बीन सर्विंग कैंसर पेशेंट्स फॉर लास्ट 27 ईयर्स. इनको भी एक्चुअली कैंसर हो गया था, उसके बाद से कैंसर पेशेंट्स की मदद कर रही हैं पिछले 27 सालों से, इसलिए इनको सती साधनी अवार्ड मिला है. सती साधनी अवार्ड में 2 लाख का कैश प्राइज होता है और एक अंग वस्त्र दिया जाता है. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 424 इज़ अबाउट नेशनल कंज्यूमर डे. तो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे होता है, इसलिए नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 पास हुआ था और इम्प्लीमेंट हुआ था. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 जिसका टैगलाइन था जागो ग्राहक जागो, आपने देख रखा होगा टीवी पे ऐड वगैरह, वो इसी दिन 24 दिसंबर 1986 को इम्प्लीमेंट हुआ था. और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वाला, इसको 2019 में अमेंड किया गया. तो अमेंडमेंट के बाद एक नया चेंज लाया गया. उसके हिसाब से अगर कोई ऐसा इंसान है जो कोई प्रोडक्ट खरीदता है फॉर रीसेल या कॉमर्शियल पर्पस, कि खरीद के दूसरे किसी को बेचने के लिए अगर खरीदता है, तो दैट पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमर और उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. पहला तो अंतर ये है. उसके अलावा कई सारे अंतर हैं. There will be Central Consumer Protection Authority that will be created to protect the or ensure the welfare of the consumers. Complaint can be filed in a consumer court where the complainant resides or work. तो एक होगा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, फिर होगा स्टेट कंज्यूमर कोर्ट. उसके खिलाफ आप जा सकते हैं नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में और उसके खिलाफ, उसके डिसीजन के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में. कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1 करोड़ तक का केस लिया जा सकता है, स्टेट कोर्ट में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का केस लिया जा सकता है और नेशनल कोर्ट में 10 करोड़ से ऊपर का केस लिया जा सकता है और नेशनल कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है. इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी अगर आपने सामान खरीदा है और उसमें भी आपके साथ कुछ धोखा हो जाता है तो भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा. जो पिछला वाला कानून था उसमें ई कॉमर्स के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था. उसके अलावा कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन ऑल्सो. तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का भी सजेशन दे सकता है कोर्ट अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2019. चलिए, तो ये एक बार देख लेना पीटी से पहले. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 425 वी राम गोपाल राव कमेटी. ये कमेटी अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने.
इसको काम दिया गया था कि वो स्टडी करे और बताए कि क्या आईआईटीज़ में स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए और क्या फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। मतलब आईआईटीज़ में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टीज़ के लिए। और इस कमेटी ने रिकमेंड किया था, वी राम गोपाल राव कमेटी ने, कि देयर शुड बी आईआईटी शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिजर्वेशंस ऑल टुगेदर। आईआईटीज़ के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट को अमेंड किया जाए। सिंस आईआईटीज आर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, तो उनके अंदर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 426, प्रतिमा बरुआ पांडे अवार्ड। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि प्रतिमा बरुआ पांडे जी बहुत ही पॉपुलर फोक सिंगर रही हैं असम की, ठीक है। सी डाइड इन 2002। और प्रतिमा बरुआ पांडे जी का कैसा है कि इनके नाम पे एक अवार्ड देती है हमारे स्टेट की ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। दिस अवार्ड इज़ गिवन ऑन हर डेथ एनिवर्सरी, दैट इज़ 27 दिसंबर। तो 27 दिसंबर 2002 की इनकी डेथ हुई और उस दिन ये फिर प्रतिमा बरुआ पांडे अवार्ड दिया जाता है हमारे स्टेट के जो भी नोटेड सिंगर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। इसमें एक होराई खमोसा और 25,000 रुपये का अवार्ड होता है। चूँकि स्टूडेंट यूनियन दे रहा है तो बहुत ज़्यादा अवार्ड नहीं होता है, 25,000 रुपये का ही होता है। और इस साल 2020 का प्रतिमा बरुआ पांडे अवार्ड दिया गया था टू द आर्टिस्ट पवित्रा राभा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 427, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक स्टार है जो हमारे अर्थ से, हमारे सन से लगभग 4.2 लाइट ईयर्स अवे है। मतलब यहाँ से अगर लाइट चलेगी तो उसको 4.2 ईयर्स लगेंगे इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार को पहुँचने में। फिर भी इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सन। तो हमारे सन से सबसे नज़दीक स्टार यही है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी के अराउंड, ये तो स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसके अराउंड 2 प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमारे अर्थ सन के अराउंड कितने सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही प्रॉक्सिमा सेंचुरी के अराउंड 2 प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रॉक्सिमा ए, प्रॉक्सिमा बी, प्रॉक्सिमा सी। तो ये है प्रॉक्सिमा सी और ये है प्रॉक्सिमा बी, ये दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दिस प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा बी की खासियत ये है कि इट लाइज इन गोल्डीलॉक जोन। तो क्या होता है गोल्डीलॉक जोन, वो भी समझिए। गोल्डीलॉक जोन किसी भी स्टार से वो डिस्टेंस होता है उस स्टार से जहाँ पे टेम्परेचर इतना मॉडरेट होता है कि वाटर जो है वो ना ही आइस के फॉर्म में होगा ना ही वेपर के फॉर्म में होगा। समझिए इस बात को ज़रा से। जैसे ये सन है हमारा, तो सन के जब बहुत नज़दीक आप रहते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ पे भी वाटर लिक्विड फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, वेपोराइज हो जाता है। सन से बहुत दूर जाते हैं तो इट बिकम्स टू कोल्ड और वहाँ पे फिर वाटर आइस क्रिस्टल के फॉर्मेट में हो जाता है। एक बीच का एक जोन होता है जहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और वाटर लिक्विड फॉर्म में होने से कैसा होता है कि इट मेक्स इट ए हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन मतलब यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना ही बहुत कम टेम्परेचर है। इधर जाएंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर, इधर जाएंगे तो कम टेम्परेचर। तो इस जोन को कहा जाता है गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन मतलब दैट जोन वेयर वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, दैट मीन्स वेयर लाइफ इज पॉसिबल। तो हमारे अगर सोलर सिस्टम की बात की जाए तो गोल्डीलॉक जोन में बस 2 ही प्लैनेट्स आते हैं, अर्थ और मार्स। तो यहाँ पे मार्स पे लाइफ पॉसिबल है, उसके अलावा बाकी कहीं पे लाइफ इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो टेम्परेचर। अब बात यह है कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी प्लैनेट है ये भी गोल्डीलॉक जोन में आता है ऑफ दिस प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार। और हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी से ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक रेडियो वेव ऑब्जर्वेटरी लगा हुआ है जिसका नाम है पार्क्स ऑब्जर्वेटरी इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व करता है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी से इस तरह के रेडियो वेव्स डिटेक्ट हुए हैं, जिस कारण से साइंटिस्ट लोग बहुत खुश हो गए थे। ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी तो ऑलरेडी हैबिटेबल जोन में है, मतलब वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है और वहाँ पे से सिग्नल्स आ रहे हैं और वो सिग्नल्स को कहा जाता है टेक्नो सिग्नेचर। टेक्नो सिग्नेचर्स आर सिग्नल्स दैट आर सेंड पॉसिबली बाय एलियंस। तो इस तरह के टेक्नो सिग्नेचर्स आ रहे थे प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी से जो हैबिटेबल जोन में है एंड दैट वाज अटेंडेड बाय पार्क्स ऑब्जर्वेटरी इन ऑस्ट्रेलिया, जिस कारण से साइंटिस्ट लोग बहुत एक्साइटेड थे। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बातें ध्यान नहीं रखनी है। पहली बात ध्यान रखनी है
कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक स्टार है जो हमारे सन से 4.2 लाइट ईयर्स अवे है. स्टिल इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन. प्रॉक्सिमा बी एंड प्रॉक्सिमा सी आर द टू planets around this Proxima Centauri. Proxima B planet is habitable because it lies in the Goldilocks zone. Goldilocks zone मतलब अर्थ लाइक प्लानट है. उसका जो एटमोस्फेरिक कंडीशन है दैट इज़ अर्थ लाइक. अर्थ लाइक मतलब वेयर वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, वेयर लाइफ इज पॉसिबल. रिसेंटली पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में टेक्नो सिग्नेचर अटेन हुए थे. चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 428 इज़ अबाउट नेक्स्ट दलाई लामा. सबसे पहले तो आप समझिए कि दलाई लामा तो आपको पता है कि तिब्बत में रहने वाले मॉन्क्स के लीडर होते हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर. लेकिन दलाई लामा कोई पर्सन नहीं है. दलाई लामा इज ए पोस्ट. एक्चुअल में जो मौजूदा दलाई लामा है, जो 14th दलाई लामा है, उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो. दलाई लामा महायान बुद्धिस्ट. दलाई लामा जो है वो तिब्बतन बुद्धिस्ट के लीडर होते हैं और तिब्बत के जो बुद्धिस्ट हैं वो महायान बुद्धिस्ट हैं. महायान बुद्धिस्ट की खासियत ये है कि दे बिलीव इन रीबर्थ. और उनका ऐसा मानना है कि उनके जो भगवान हैं उनके वन ऑफ द डीटीज़ हैं अवलोकेतेश्वर. और अवलोकेतेश्वर वो लोग होते हैं महायान बुद्धिज़्म के अंदर जो खुद तपस्या करते हैं. दे आर ए काइंड ऑफ बोधिसत्वास. और वो जो खुद तपस्या करते हैं और खुद तपस्या करके बाकी लोगों को मेरिट ट्रांसफ़र करते हैं कि ताकि बाकी लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो जाए. तो फिर से समझिए, बोधिसत्वास होते हैं महायान बुद्धिस्ट में, क्योंकि हीनयान बुद्धिस्ट इन सब चीज़ों में नहीं मानता. ठीक है, बोधिसत्वा होते हैं महायान बुद्धिस्ट में. ये लोग कैसा है, बोधिसत्वाज वो लोग होते हैं जो खुद मेहनत करके, खुद तपस्या करके मेरिट इकट्ठा करते हैं और बाकी लोगों के लिए निर्वाण का काम करते हैं. तो दे बिलीव इन जॉइंट और कलेक्टिव निर्वाणा. इसीलिए इसको कहा गया महायान, बिगर यॉट, बिगर शिप. एक बड़ा सा शिप है जिसमें बोधिसत्व तपस्या करेंगे और बाकी लोग उस शिप पे बैठ करके आराम से निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे. कई सारे बोधिसत्व हैं, होते हैं महायान बुद्धिस्ट में. उसमें से एक बोधिसत्व है अवलोकेतेश्वर, जिनको ये लोग भगवान की तरह मानते हैं महायान बुद्धिस्ट. और ये लोग मानते हैं, ये तिब्बत के जो ये बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो दलाई लामा है वो अवलोकेतेश्वर का अवतार है. तो दलाई लामा अभी के हैं तेंजिन ग्यात्सो. अब इनकी एज हो चुकी है. अब अगला दलाई लामा चुनने का नौबत की बारी आ रही है, क्योंकि इनका एज बढ़ गया है, ज़्यादा एज हो गया है. तो अगला दलाई लामा चुनने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर में ऐसा समझो कि कंट्रोवर्सी चल रहा है. चाइना चाहता है कि ऐसा दलाई लामा चुना जाए जो चाइना के फेवर का हो. और इसीलिए चाइना ने कंडीशन रख दिया कि देखिए, दलाई लामा चुनने के लिए जो ट्रेडिशनल तरीका होता है वो क्या होता है कि दलाई लामा, ये जो मौजूदा दलाई लामा है या पहले के जो दलाई लामा लोग हुआ करते थे, वो लोग रहते थे जोखांग टेम्पल में. लेकिन अब चूंकि दलाई लामा को 1959 में तिब्बत छोड़ के इंडिया आना पड़ा धर्मशाला में, तो जोखांग टेम्पल अभी भी एज इट इज़ है. जोखांग टेम्पल इन तिब्बत. उस तिब्बत के जोखांग टेम्पल में इस तरह का एक कलश रखा हुआ है. उस कलश के अंदर कई सारे नाम रखे जाते हैं चिट की तरह, और एक चिट निकाला जाता है. तो चाइना कह रहा है कि ठीक है, ये चिट वाला काम किया जाएगा. नया दलाई लामा चुनना है तो चिट डाला जाएगा और चिट से एक नाम निकाला जाएगा. लेकिन जो नाम निकलेगा उसको चाइनीज़ सरकार जब तक अप्रूवल नहीं देगी तब तक नया दलाई लामा नहीं चुना जाएगा. तो ये सब कुछ बातें हैं, इतना ध्यान नहीं रखना है. मुद्दे की बात यह है कि ये जो तिब्बत के बुद्धिस्ट हैं, दे आर महायान बुद्धिस्ट. उनके अंदर बोधिसत्वाज होते हैं, वो लोग होते हैं बोधिसत्वाज. दे आर काइंड ऑफ गॉड्स ऑफ महायान बुद्धिस्ट हु कलेक्ट मेरिट एंड ट्रांसफ़र टू अदर्स इन ऑर्डर टू हैव कलेक्टिव निर्वाणा. और इसी कारण से आप कह सकते हैं कि दे आर नोन एज महायान, बिगर शिप बुद्धिस्ट. एक बड़े शिप में बहुत सारे लोग निर्वाण एक बार में प्राप्त कर सकते हैं. तो कई सारे बोधिसत्वाज में से एक बोधिसत्व है अवलोकेतेश्वर. अवलोकेतेश्वर का अवतार माना जाता है दलाई लामा को बाई बुद्धिस्ट ऑफ तिब्बत. और मौजूदा जो दलाई लामा है, ही इज़ 14th दलाई लामा इन सक्सेशन. इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो और ही विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर दलाई लामा. उनके लिए जो एक तरीका होगा उसमें ये जो जोखांग टेम्पल है तिब्बत में, उसके कलश से नाम निकाला जाएगा. इसको लेकर के चाइना और अमेरिका के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि नहीं, चाइना का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. चाइना करेगा नहीं, जब तक हम अप्रूव नहीं करेंगे तब तक नया दलाई लामा कैसे चुना जा सकता है. यही सब चल रहा है. तो इस टॉपिक के बेसिस पर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट कीजिए. टॉपिक नंबर 439 हाइपोथर्मिया. देखो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन क्या पता एपीएससी पूछ ले. हाइपोथर्मिया न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि पिछले साल जब बहुत सर्दी पड़ रही थी दिसंबर में, तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने
एक एडवाइजरी रिलीज़ किया था जिसमें लोगों को कहा था कि अल्कोहल कंज्यूम मत कीजिए, अल्कोहल मत पीजिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है अल्कोहल पीने से अल्कोहल होता है वैस्को डायलेटर, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा फैला देता है। तो ब्लड वेसल जब फैल जाते हैं ना तो ब्लड तेज़ी से बहने लगता है हमारे ब्लड वेसल्स में। जब ब्लड तेज़ी से बहने लगता है तो हमारे स्किन के ऊपर हल्के हल्के पसीने छूटने लगते हैं, और जब पसीने छूटने लगते हैं तो हमें लगता है, हमारी बॉडी को लगता है कि बहुत गर्मी लग रही है, और ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। जब पसीने छूटते हैं तो फिर उस पसीने के वेपोराइजेशन के कारण हमारे बॉडी से हीट लॉस होता रहता है। तो मुद्दा ये है, एकदम सरल शब्दों में बताऊं तो मुद्दा ये है कि जब हम शराब पीते हैं तो हमें लगता है, मतलब जो भी शराब पीते हैं उनको ऐसा लगता है कि गर्मी आ रही है बॉडी में, लेकिन एक्चुअल में गर्मी नहीं आ रही होती है, वो एक डिसेप्शन है। एक्चुअल में बॉडी से हीट लूज हो रहा होता है, क्योंकि इसके हमारा जो वेसल्स है वो एक्सपैंड हो जाता है तो फिर बॉडी के ऊपर स्वेट्स आ जाते हैं, स्वेट जो हैं वो इवेपोरेट होते हैं, तो बॉडी से हीट लूज हो रहा होता है। बॉडी से हीट लूज होने के कारण कैसा है कि एकाएक से हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत गिर सकता है, एंड दैट इज़ नोन एज हाइपोथर्मिया कंडीशन। हाइपोथर्मिया जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर एकाएक से बहुत ज़्यादा गिर जाए, जिसके कारण हमें एकाएक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि इट कैन कॉज फ्रीजिंग ऑफ आवर सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स। उसके अलावा इसमें आप समझिए पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं हाइपोथर्मिया में। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा था कि शराब पी, ये मत सोचे कि बहुत सर्दी पड़ रही है तो खूब शराब पी लिया जाए, लगेगा कि गर्मी लग रही है लेकिन एक्चुअली में हीट लॉस हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा और पैरालिसिस वगैरह हो सकता है। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 430, न्यूमोसिल। तो न्यूमोसिल एक तरह का वैक्सीन है अगेंस्ट न्यूमोनिया। ये इंडिजीनस वैक्सीन है, हमारे देश के अंदर बिल्कुल बनाया गया है, और इसमें कई सारा तरह के बैक्टीरियाज डाल करके ये वैक्सीन बनाई गई है। तो न्यूमोनिया को ठीक करने के लिए कई सारे तरह के बैक्टीरियाज को डाल करके दिस बैक्टीरियाज ऑफ न्यूमोकोकोई फैमिली हैज़ बीन यूज्ड टू क्रिएट दिस न्यूमोसिल वैक्सीन। इट इज़ कम्प्लीटली इंडिजीनस वैक्सीन, और ये बनाया है हमारे देश की इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और हमारे देश में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है जिसमें बच्चों को 12 तरह के वैक्सीन्स दी जाती हैं। तो इस 12 तरह के वैक्सीन में न्यूमोनिया का भी वैक्सीन दिया जाता है। तो अब न्यूमोनिया का वैक्सीन पहले हम विदेश से मंगाते थे, अब उसके जगह पे हम लोग न्यूमोसिल देंगे जो हमारे देश का ही बना हुआ वैक्सीन है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं वो भी देख लीजिए। ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, मेंजाइटिस, मीजल्स, रूबेला, जापानीज इंसेप्टेलाइटिस एंड रोटेरा वायरस डायरिया। तो ये सब तरह के वैक्सीन दिए जाते हैं अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। टोटल 12 तरह के वैक्सीन्स हैं। अब न्यूमोनिया के लिए पहले हम बाहर से वैक्सीन मंगाते थे, अब ये न्यूमोसिल देंगे जो हमारे देश की वैक्सीन है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 431 इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फॉर रेलवे। तो देखिए रेलवे में तो आपको पता है कि पैसेंजर ट्रेन भी होती हैं और फ्रेट ट्रेन भी होती हैं जो मालगाड़ी जिनको कहते हैं। तो अब मालगाड़ी को फास्टर तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए हमारी सरकार लेकर के आई है डेडिकेटेड फ्रेट रेल कॉरिडोर, जिसमें ऐसा रेलवे लाइन जिस पे सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेंगी ताकि वो फास्टर स्पीड से चल सकें। और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे देश में जो बन रही है वो ब्रॉड गेज कॉरिडोर होगी। ब्रॉड गेज मतलब बड़ी वाली रेलवे लाइन। आपने देख रखा होगा छोटी वाली रेलवे लाइन भी होती है जिसको हम मीटर गेज कहते हैं। तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल बी ब्रॉड गेज कॉरिडोर। अभी 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिल्ड किए जा रहे हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दैट विल बी फ्रॉम दादरी इन उत्तर प्रदेश टू JNPT पोर्ट ऑफ मुंबई। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड अंडर ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ जापान यानी कि जीका प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और है दूसरा है ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दिस ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल बी फ्रॉम पंजाब लुधियाना टू दिस दानकुनी इन वेस्ट बंगाल। तो ये जो ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है दिस इज़ बीइंग फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। और ये दोनों अब लगभग बन के तैयार हो गए। दे वर स्टार्टेड इन 2005। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 432 परसेंटेज इंक्रीज इन अनीमिया। देखिए जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 चल रहा है
2019-20 का, उस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के फेज 1 में सर्वे किया गया था रिगार्डिंग इंक्रीज इन अनीमिया। अनीमिया मतलब ब्लड के अंदर आरबीसी का कमी होना, हेमोग्लोबिन का कमी होना। तो कौन कौन से स्टेट में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में अनीमिया ज़्यादा बढ़ा है, इसका सर्वे हुआ था। तो उसमें पता चला कि आसाम के अंदर 32.7% अनीमिया राइज देखा गया है अमंग्स चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। वही अगर देखा जाए, अगर वीमेन के अंदर बात की जाए तो इसमें भी आसाम टॉप पे है, चिल्ड्रन में भी आसाम टॉप पे था, सबसे ज़्यादा एनीमिक राइज देखा गया है पिछले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की तुलना में। वीमेन बिटवीन द एज ग्रुप 15 to 49 में भी देखा गया है कि आसाम में सबसे ज़्यादा एनीमिया का राइज हुआ है, 19.9% राइज हुआ है। पिछले बार जितने भी एनीमिक पेशेंट थे उससे इस साल 19.9 ज़्यादा हैं। हाँ, लेकिन मेन के अंदर एनीमिया में आसाम सबसे आगे नहीं है। मेन के अंदर एनीमिया बढ़ने में सबसे आगे है लद्दाख, आसाम इसमें चौथे नंबर पर आ रहा है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 433, आसाम साहित्य सभा। आसाम साहित्य सभा के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, अपने तरफ से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सब तो आपको पहले से पता होगा। इट वॉज फाउंडेड इन 1917, हेड ऑफिस इन जोरहट डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1917, फर्स्ट प्रेसिडेंट पद्मनाथ गोहाई बोरुआ जी। सिंस 1927 अ क्वार्टरली रिसर्च जर्नल जिसका नाम है आसाम साहित्य सभा पत्रिका इज़ बीइंग पब्लिश्ड एवरी क्वार्टर। जो पहले एडिटर थे आसाम साहित्य सभा पत्रिका के वो थे चंद्रधर बोरुआ जी। मौजूदा प्रेसिडेंट हैं श्री कुलधर सैकिया जी। और आसाम साहित्य सभा का ये मोटो है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है माई मदर टंग माई एटर्नल लव। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 434, इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट। तो इंडिया और यूएस के बीच में वैसे तो कई सारे एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन ये जो 3 एग्रीमेंट्स हैं, लेमोवा, कॉमकासा, बेका, दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायोका ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। लेमोवा इज अबाउट लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, इसको हम लोग पोर्ट कॉल भी कहते हैं। पोर्ट कॉल मतलब अगर मान लीजिए कि यूएस की कोई शिप है, वो इंडिया के किसी पोर्ट पे आकर के रुक सकती है फॉर बर्थिंग फैसिलिटी, फॉर रीफ्यूलिंग फैसिलिटी। कॉमकासा इज़ फॉर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन, कि अमेरिका के जो इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है उन इक्विपमेंट्स के अंदर, डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर, वही सॉफ्टवेयर को मोरलेस अब इंडिया में भी इस्तेमाल किया जाएगा। मोटा मोटा आप समझ के चलिए कि कॉमकासा इज़ फॉर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन एंड बेका इज़ फॉर जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन। सैटेलाइट से जो डाटा निकाला जाता है वो एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम शेयर करें, इसके लिए साइन किया गया है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज़ पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 435, 16 साइक। 16 साइक, तो 16 साइक एक एस्टेरॉयड है दैट इज इन एस्टेरॉयड बेल्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे है? तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और उसके बाद जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में कई सारे इस तरह के एस्टेरॉयड्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। बहुत सारे इस तरह के एस्टेरॉयड्स हैं एंड दिस इज नोन एज एस्टेरॉयड बेल्ट। याद रखो, यहाँ पे मैंने बताया था गोल्डीलॉक जोन, हैबिटेबल जोन, यहाँ है एस्टेरॉयड बेल्ट, कई सारे एस्टेरॉयड्स हैं। इसी में से एक एस्टेरॉयड है 16 साइक, जो बहुत बड़ा एस्टेरॉयड है, जिसको बहुत पहले ही 1853 में ही डिस्कवर कर लिया गया था कि इतना बड़ा एस्टेरॉयड है 16 साइक। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में किस लिए था 16 साइक? क्योंकि हमारा जो टेलीस्कोप है, हुबल टेलीस्कोप, जिसकी मदद से पूरे यूनिवर्स के हम अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम को और एस्टेरॉयड्स को ऑब्जर्व करते हैं, उस हुबल टेलीस्कोप से पता चले कि एस्टेरॉयड तो पूरी तरह से मेटल का बना हुआ है। इसको संभव अगर हम अपने अर्थ पे ले आएँ तो हमारे अर्थ के मेटल की सारी रिक्वायरमेंट ही दूर हो सकती है। ऐसा हुबल टेलीस्कोप की सर्च से पता चला कि इसका मतलब ये नहीं कि ये हम 16 साइक एस्टेरॉयड को अर्थ पे ला रहे हैं, जिसको लाना इम्पॉसिबल है। बट इस कारण से न्यूज़ में था कि इतना सारा मेटल है एक जगह पे, इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ मेटल। ऐसा हाल फिलहाल में पता चला। इसको बहुत पहले हमने डिस्कवर कर लिया था, लेकिन हाल फिलहाल में पता चला कि इट इज़ फुल्ली मेड अप ऑफ मेटल। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 436 इज अबाउट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स पब्लिश करता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, जो एक एनजीओ है, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर। इट इज़ एन एनजीओ। ये हमारे देश के स्टेट्स को रैंकिंग देता है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस, कि वहाँ पे गवर्नेंस कितना अच्छा है। आसाम को रैंकिंग मिला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में 13th रैंक,
केरला तमिलनाडु वेयर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, और काफ़ी इंट्यूटिव है, यूपी बिहार वेयर द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न। असम वाज रैंक 13। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट फिर भी क्या पता आ जाए। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 437 मिशन सागर। तो पिछले साल मई जून महीने में हमारी नेवी ने चलाया था मिशन सागर 1.0, जिसमें फूड एंड सिविल सप्लाईज पहुंचाए गए थे इंडियन ओशन कंट्रीज़ को, जैसे कि मालदीव, मॉरिशस, सेचेल्स, मडगास्कर, कॉमरोस। फिर इस साल चलाया गया है मिशन सागर 2.0, जिसमें फूड एंड सिविल सप्लाईज पहुंचाए गए हैं सूडान को, साउथ सूडान को, जिबूटी को और इरिट्रिया को, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ को इस बार पहुंचाया गया है। पिछले बार अफ्रीकन आइलैंड्स कंट्री को पहुंचाया गया था और इंडियन ओशन के आइलैंड कंट्रीज़ को पहुंचाया गया था। ये सब कुछ जो किया है हमने मिशन सागर 1.0, मिशन सागर 2.0, दैट हैज़ बीन इनिशिएटिव टेकन अंडर सागर मिशन ऑफ इंडिया ओवरऑल। सागर जो हमारे 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 438 एग्री सेंटर इन असम। तो एक वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक्सेलेंस सेंटर खोला गया है एट खेतरी नियर गुवाहाटी। दिस वेजिटेबल प्रोटेक्टेड एक्सेलेंस कल्टीवेशन सेंटर हैज़ बीन ओपनड एट खेतरी नियर गुवाहाटी विथ सपोर्ट ऑफ इजराइल। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 439 रिवर्स ऑफ असम। देखिए ये करंट अफेयर्स का तो हिस्सा नहीं है, ये तो मैंने इसलिए पढ़ाया था ये टॉपिक ताकि मैंने जब बताया था धनसिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट कि ये पिछले 1975 से चल रहा है धनसिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट, अब जाकर के कंप्लीट होने पे आया है, लगभग 550 करोड़ का है धनसिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो उससे तो सवाल नहीं आना चाहिए 1975 का, लेकिन काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट है धनसिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो ये भी ध्यान रखना। उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है धनसिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट, धनसिरी रिवर के ऊपर बन रहा है। बट फिर भी मैंने वहाँ से बस ये ले लिया है, इंपॉर्टेंट रिवर्स का यहाँ पे मैंने इमेज दे दिया है। देखो इतना तो कम से कम आपको याद रखना ही रखना है, कम से कम इतनी नदियाँ तो आपको याद रखनी ही है कि ब्रह्मपुत्रा के लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन है। ये बेसिक मिनिमम है कि भाई कोपिली लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गया, धनसिरी, दिखऊ, बूढ़ी दिहिंग, लोहित, ये सब तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके अलावा सुबनसिरी, भोरली, बोरनडी, मानस, संकोच, तीस्ता, ये सब राइट हैंड ट्रिब्यूटरी आपको याद रखना ही रखना। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 440 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इन असम। तो 2018 में पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया था, भोरलमुख पुलिस स्टेशन इन गुवाहाटी इस चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। हाल फिलहाल में न्यूज़ ये आ रही है, वैसे ये पूछेगा नहीं क्योंकि आज ही के अखबार में आया था, तो मुझे नहीं लगता कि ये पूछेगा, अभी तक तो पेपर बन गया होगा, कि मंगलदोई डिस्ट्रिक्ट में दूसरा चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला जा रहा है। कौन सा पुलिस स्टेशन होगा अभी ये बताया नहीं गया। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन मतलब वो पुलिस स्टेशन जहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने के लिए व्यवस्था है, कि मान लीजिए किसी बच्चे को लाया जाता है वहाँ पे इंटरोगेशन वगैरह के लिए 4-5 दिन रखने के लिए, तो फिर वहाँ पे वो आराम से रह सके। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन भोरलमुख। चलिए दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर टॉपिक नंबर 440। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, कल संडे है फिर भी हमारा सेशन होगा, तो आज के लिए तो ये आखिरी टॉपिक है। वी विल बी टेकिंग अप नेक्स्ट टॉपिक टुमारो, दैट इज़ ऑन संडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।